हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिजिक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 3rd लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज दिया था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ये 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है r। और बोल रहा है फाइंड लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ एन अननोन चार्ज सच दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक अननोन चार्ज है जिसकी हमें लोकेशन निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और नेचर भी निकालना है। नेचर का मतलब प्लस है या माइनस है, वो चार्ज कैसा है वो बताना है। तो ये तीनों चीजें निकालनी है एक अननोन चार्ज की, जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स सब पे 0 हो जाए। ठीक, तो वो सबसे पहले लोकेशन निकाल लेते हैं कि एक चार्ज लेते हैं हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं। कहाँ पे रखें, सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा। अच्छा, ये देखते हैं पहले कि क्या हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हम चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, एक बात देखिए, अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स अगर 0 करना है, ठीक है, और 2 स्मॉल क्यू फोर्स लगाएंगे, तो ये फोर्स हमेशा ऐसे लगने चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा। अगर चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, एक ऐसा लगेगा और एक मान लीजिए ऐसा लगेगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता नेट फोर्स। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स को 0 करना है तो जो फोर्सेस लगेंगे वो ऑपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही होनी चाहिए, और यहां पे इस वाले पॉइंट पे फोर्सेस की डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो नहीं सकती, क्योंकि एक ये ऐसे फोर्स लगाएगा, दूसरा ये वाला ऐसे लगाएगा, तो ये तो कभी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो उसका मतलब लोकेशन यहां नहीं होगी। तो थोड़ा सा सोचिए, बताइए लोकेशन कहां पे होनी चाहिए। ये लोकेशन हमारी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे दोनों की वजह से फोर्स लगे वो ऑपोजिट लगे। तो कहां हो सकता है वो? हाँ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम यहां रखते हैं, मान लीजिए यहां पे हमने चार्ज रखा, तो क्या यहां पे पॉसिबल है वो लोकेशन? ये स्मॉल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला स्मॉल क्यू भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो ये तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑपोजिट नहीं है। इसका मतलब लोकेशन यहां नहीं होगी, किस तरफ होगी? कहीं बीच में होगी, क्योंकि बीच में ही ऐसा हो सकता है कहीं क्यू, जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। अब देखिए, ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाला इस पर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस लगाएगा फोर्स, और ये वाला इस पे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस फोर्स लगाएगा, तो ऑपोजिट होंगे। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये वाला स्मॉल क्यू इसके ऊपर नेगेटिव में फोर्स लगाता, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये वाला इसके ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, तब भी ऑपोजिट ही फोर्सेस होते। तो इसका साइन चाहे पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता, फोर्सेस ऑपोजिट ही लगेंगे कहीं पे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे यहां से, और वही हमको लोकेशन निकालनी है कि एक्स कितना होगा। तो देख लेते हैं ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्सेस शुड बी इक्वल। दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो बराबर लगेंगे, तो हम बोल सकते हैं के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल टू, और वो कितना फोर्स लगा ये वाला इसके ऊपर, के क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका r माइनस एक्स। ठीक है, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया। तो अब ये तो कट गया, और ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तब इसका दोनों तरफ, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स। ठीक है, और तो ये तो सिंपल हो गया, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू आर माइनस एक्स, एक्स इधर जाएगा, आर माइनस एक्स इधर जाएगा, तो ये कितना आ गया 2x इक्वल टू आर, तो x इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है,
तो इसका मतलब पता चल गया कि दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा। ये तो लोकेशन आ गई। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड एंड नेचर निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए अब अभी तो हमने ये देखा था कि कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें बोला है कि इसने एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसका मतलब कैपिटल क्यू हमने देख लिया कि ये इक्विलिब्रियम में, इसको हमने इक्विलिब्रियम में रखा है तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया, तो उससे हमने निकाल दी लोकेशन। अब हम निकालते हैं, अब हम यूज करते हैं इस स्मॉल क्यू को। इस स्मॉल क्यू, ये भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना, तो इसको, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इस पे भी नेट फोर्स 0 रहेगा। तो इस पे हम देख लेते हैं। तो इस क्यू के ऊपर ये स्मॉल क्यू फोर्स किधर लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो ये तो रिपेल करेगा, ऐसे लगाएगा फोर्स, ठीक है। तो ठीक है, अब हाँ, स्मॉल क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो कैपिटल क्यू कहां लगाएगा, कहां लगाना चाहिए जिससे कि ये नेट फोर्स 0 हो जाए, इसको अट्रैक्ट ही करना चाहिए, इधर फोर्स लगाना चाहिए इसके ऊपर। इसका मतलब हमें तो साइन पता चल गया कि ये नेगेटिव ही होना चाहिए जिससे कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा और इन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाता, जिससे कि नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, ठीक। इसका मतलब कि अगर ये स्मॉल क्यू इसको इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो कैपिटल क्यू इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएगा, तो कैपिटल क्यू को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो साइन तो हमें पता चल गया नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू आएगी हम उसमें साइन लगा देंगे माइनस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स। अब देखो, ये तो हम बोल देते हैं कि क्यू, एक मिनट, नेट फोर्स ऐसे लिख देते हैं, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है। अभी देखते हैं कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू मस्ट ऑल्सो बी 0। नेट फोर्स ऑन क्यू इज ऑल्सो 0, तो उसको हम यूज करते हैं। और साइन हमने पहले ही बता दिया, नेगेटिव होगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगा देंगे। तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स तो हमने निकाल दिया r/2, तो r/2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये के क्यू तो कट गया और इसको लिख लेते हैं कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 के ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी कट गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई q/4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने सारी चीजें निकाल दी, लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर भी निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूं मैं। देखो, जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड सुनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से होती है, कोई जैसे अर्थ है, अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। क्यों खींचता है, मान लो कोई बॉडी है तो अर्थ इसको खींचेगा ना अपनी तरफ। तो यहां पे ऐसी कौन सी चीज है जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, दोनों के बीच में, बॉडी और अर्थ के बीच में तो कोई कांटेक्ट है नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको धक्का मार रही है, खींच रही है, वो है ग्रेविटी। वो दिखती है नहीं, इनविजिबल होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फील्ड। तो ये फील्ड है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। किसकी वजह से होती है ये, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास, ये हमने 11th में पढ़ा है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और यहां पे एक स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो दोनों के ऊपर, एक के ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के फोर्स लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच में चलो डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ठीक है, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स लगेगा।
तो ये फोर्स किसकी वजह से लगा? इन दोनों के बीच में तो कोई कांटेक्ट है नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स लगाया किसने? तो ऐसे बोला जाता है कि इसके स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगाया कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ठीक है, फोर्स ऑन क्यू इज ड्यू टू, वैसे तो बोलते हैं कि क्यू, कैपिटल क्यू की वजह से लगा, लेकिन कैपिटल क्यू के किसकी वजह से? कैपिटल क्यू का एक फील्ड है यहां पे जो स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन क्यू इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ने लगाया था ना इसके ऊपर फोर्स, वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है। फोर्स ऑन क्यू इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसकी फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। देखो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसकी फील्ड लगाएगी, तो एक दूसरे की फील्ड लगाती है। जैसे मान लीजिए सन और अर्थ, तो अगर सन अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो अर्थ भी सन को खींचता है। ठीक है, वो अलग बात है कि उसका मास कम है, उसका मास ज्यादा, लेकिन खींचता है। ठीक, तो फील्ड दोनों की वजह से है, तो फोर्स भी दोनों लगाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी स्टडी कर लेते हैं स्मॉल क्यू की। स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगाया है कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी देखते हैं, डेफिनेशन भी देखेंगे। तो फोर्स क्या आ जाएगा? इक्वल टू ई क्यू। ये फोर्स किस पे है? इस स्मॉल क्यू चार्ज पे। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दूसरा चार्ज। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर आ जाता है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स, मतलब E फोर्स के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फोर्स के बराबर हो जाएगी। कब? जब हमारा जो अगर हम स्मॉल क्यू की जगह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, मतलब क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फोर्स के बराबर हो जाएगी। वो तो यहां से पता चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो वही कहना चाह रहा है वो, ऐसे डिफाइन करते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मतलब दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज पर यूनिट दैट चार्ज। मतलब इसको लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, एक ही बात है ये। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन द चार्ज, किस चार्ज पे? स्मॉल क्यू पे, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। ठीक, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए हमने एक फॉर्मूला भी निकाल दिया, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया, F इक्वल टू ई क्यू। हमने इसको एक नाम दे दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर को एक नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, और दूसरा एक और फॉर्मूला ये है F इक्वल टू ई क्यू, इसको भी याद रखना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से तो आप बना सकते हो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे भाई ऐसी कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, हमने पढ़ा है ना ऐसे चार्ज फैल जाता है। मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है, अब यहां पे एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालोगे आप? इसके ऊपर तो कूलम्स लॉ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉडी है बड़ी सी, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, और इसके ऊपर क्या है?
फॉर्मूला लगेगा नहीं, कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स तो लगेगा ना, कुछ ना कुछ तो लगेगा फोर्स, वो मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F, ठीक है, F। तो हम कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू फोर्स ऑन द चार्ज Q डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, फोर्स जो भी लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो ये है KQ/R²। लेकिन कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर पॉइंट चार्ज ना हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला एक्चुअली ये है, ठीक है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला ये KQ/R² सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। बाकी के लिए हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी रखी हुई है, चार्ज बॉडी, उसके पास एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रख दो और उस पे देख लो फोर्स कितना है और उस फोर्स से Q को डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो ये दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। अगर पॉइंट चार्ज है तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर उस चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा जो चार्ज वहां पे रखा था आपने। आई बात समझ में? तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला है जब पॉइंट चार्ज ना हो या फिर हमें पता ही ना हो कि, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें Q का कोई लेना देना नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में Q का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको फोर्स पता चल गया तो आप सीधा स्मॉल q से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो इसमें कैपिटल Q का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, जहां फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस Q को हमने पॉजिटिव माना है, इस Q के ऊपर फोर्स लगेगा, जहां फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन होगी, तो यही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, ठीक है। हाँ, कुछ और देखते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R², ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता, मान लो कोई पॉजिटिव 1 कूलम भी चार्ज रखता, कोई पॉजिटिव चार्ज रखता, तो ये किधर जाता, ये तो इधर चले जाता ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। हाँ, और अगर मैं यहां रखता तब कहां जाता, तब ऐसे जाता, और अगर मैं इधर रखता तब किधर जाता, तब ऐसे चला जाता। तो कहीं भी रख दूंगा मैं तो ये ऐसे चला जाएगा, along the line joining this capital Q and that charge which is placed। कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रख दो, चलो मान लेते हैं कि +1 कूलम चार्ज रखा है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो, वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इस केस में मान लेते हैं कि यहां पे रखा है तो कैसे जाएगा, यहां रखा है, ऐसा चला जाएगा, ठीक है, +1 कूलम चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे जा रहा है, एक सर्कल बनाते हैं, इसमें बना देते हैं +Q। तो जो भी चार्ज आप रखोगे इसके सराउंडिंग में वो कहां जाएगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है, अलोंग द रेडियस बोल सकते हैं। जैसे कि हम एक लाइन बना देते हैं, ऐसे लाइन ये बना देते हैं, ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि लाइन तो आप जितनी मर्जी बनानी है बना लो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पे चार्ज रखोगे तो कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो कहां जाएगा, इधर जाएगा ना, इस डायरेक्शन में। ये जो एरो दिखा रखा है इस डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहां रखोगे तो कहां जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन दिखा रखी है। इसका मतलब ये कैसी डायरेक्शंस लग रही है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इन दिस केस इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स इफ Q इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज रखा होता तो क्या होता। नेगेटिव चार्ज रखा होता तो सपोज यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये +1 कूलम को कहां खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये बस इसकी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये सारी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा होता और ये +1 कूलम ही होता, ठीक है। हाँ, तो उसने डेफिनेशन में ऐसे बोला ना कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है F = EQ, तो अगर Q 1 कूलम हो गया तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाती है, ठीक है। उसी डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, ऐसे ऐसे होती बाहर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होता तो कहां होती, अंदर की तरफ होती, ठीक, ऐसे, ये। तो हम इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड्स हो जाएगा अगर इफ Q इज नेगेटिव, अगर ये Q नेगेटिव हो गया। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐसे बनाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे बनाया है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ हो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। हाँ, अब और चीजें देखते हैं। अगर हम 2 पॉइंट ले लें, एक ले लेते हैं A, दूसरा ले लेते हैं B, ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A पे ज्यादा होगी कि B पे ज्यादा होगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए तो पता ही है, और किसी के लिए नहीं पता अभी। पॉइंट चार्ज के लिए हमें पता है KQ/R²। अब देखो जो डिस्टेंस है ये A का, वो मान लेते हैं RA, ठीक है, और B का मान लेते हैं RB। तो देखो कि RA जो है वो छोटा है RB से, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे K और Q तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। R जिसका डिस्टेंस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब A का डिस्टेंस Q से कम है तो A पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं EA ग्रेटर देन EB। सेम इसमें ले लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं A और ये B ले लेते हैं, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं RA, ठीक, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं RB। तो अगेन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो अभी भी वही है, KQ/R²। बस ये नेगेटिव ही तो है, डायरेक्शन नेगेटिव तो बस डायरेक्शन बताता है कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, किस तरफ है। और यहां पे अगेन RA लेस देन RB, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे ज्यादा हो जाएगी, ये हमने देख लिया, ठीक। और देखते हैं, मान लीजिए कि एक हम सर्कल बनाते हैं, ऐसा सर्कल बनता है। ये सर्कल क्या है, मतलब एक स्फेयर मान लेते हैं, ठीक है। स्फेयर है ये, और ये एक सेंटर है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, वो सेंटर है, और ये एक आप मान लो कि एक स्फेयर है, इमेजिनरी स्फेयर है, ठीक। तो इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट माने, मान लो P और R है, तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। P और R तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये तो रेडियस ही है ना,
और दोनों का रेडियस, दोनों का डिस्टेंस q से बराबर है, क्योंकि ये एक स्फेयर है और स्फेयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये तो रेडियस पे हो गया, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि r रेडियस डिस्टेंस ऑफ p इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट r। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस स्फेयर के ऊपर, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बराबर होगी। सिमिलरली यहां पे भी एक ले लो, इमेजिन कर लो, एक ये थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अगेन स्फेयर है, ठीक है, इसके ऊपर वही एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, तो यहां पे भी डिस्टेंस ऑफ P इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ P इक्वल टू रेडियस ऑफ R। जो डिस्टेंस बोलो रेडियस बोलो क्या फर्क पड़ रहा है, इस फॉर्मूले में तो डिस्टेंस ही रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इन दोनों स्फेयर के सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हम निकालते हैं, जैसे हमने याद है कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो फॉर्मूला Q1 Q2 बाय R² होता है, लेकिन बहुत सारे चार्जेस रखे हो तब किसी चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम लेते हैं सारे फोर्सेस का, याद आ रहा है ना। तो वैसे ही इसमें हमें करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आप। मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव होंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड P, और बाहर की तरफ, ठीक है, दूर, Q1 से दूर जाएगी। और Q2 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, मान लेते हैं, लाइन ऑन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q2 एंड P, ये भी दूर क्योंकि पॉजिटिव माना है। और Q3 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 मान लेते हैं, जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग Q3 एंड P, ठीक है, वो भी Q3 से दूर रेडियली आउटवर्ड्स, जैसे हमने देखा था। अच्छा, तो इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे लग रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इन तीनों का क्या लेंगे हम, वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। वेक्टर सम करना पड़ेगा जैसे हमने सीखा था। तो इसमें यही बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है। तो सबका वेक्टर सम लेके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो चाहे 10 चार्जेस पड़े हो, 100 चार्जेस पड़े हो, हम निकाल सकते हैं, सबका वेक्टर सम ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां पे मैंने आपको नहीं बताया था। ये वही चीज है, वही डायग्राम है जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, किसी भी पॉइंट पे यहां से देखेंगे तो बाहर, यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा ना। यहाँ पे चार्ज रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो इधर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके इन्हीं को बोलते हैं, ये लाइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने बनाया है फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसके मान लेते हैं कि अगर +Q चार्ज रखा हुआ है और आसपास कुछ नहीं रखा हुआ, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रखा हो तो ऐसी लाइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो लाइन कंटिन्यूअसली ऐसे चलती रहे, मतलब ऐसे समझ लो, ये लाइन कहां तक जाएगी, अगर मैं बोलूंगा कि 1 किलोमीटर दूर चार्ज रखा हुआ है तो वहां पे फोर्स लगेगा क्या इसकी वजह से, हाँ लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही ना, भले ही कम लगेगा लेकिन लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चलती रहेंगी आगे तक, ऊपर तक। ये पूरा जैसे मान लो कि कोई बल्ब है, आपने बल्ब को ऑन किया तो उसकी रोशनी कहां तक जाती है, आइडियली देखा जाए तो इंफिनिटी तक जाती है, जाती रहती है, कहीं रुकती नहीं है। वो अलग बात है कि बहुत दूर जाके उसका इफेक्ट कम हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, लेकिन जाती तो है ना। हाँ, तो यहां पे वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएंगी, ये चलती रहेंगी, इंफिनिटी तक जाती रहेंगी। अगर कुछ नहीं है ना आसपास तो चलती रहेंगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आ रही होंगी, बहुत दूर से आ रही होंगी, ठीक है, इन्फिनिटी से ही समझ लो, कुछ नहीं रखा तो आसपास, तो इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। हाँ, तो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और इंफिनिटी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस और इंफिनिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस है, ये स्टार्ट कहां से होगी, पॉजिटिव चार्ज से। ये यहां से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है और यहीं से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और खत्म कहां होंगी, खत्म, ये तो वैसे तो कहीं खत्म नहीं हो रही, इसमें लिखा हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है या इंफिनिटी पे स्टार्ट होती है, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी एक ऐसी जगह है जहां पे स्टार्ट भी हो सकती है और एंड भी हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, खत्म कहां होंगी, इंफिनिटी पे होंगी अगर आसपास कुछ नहीं रखा हुआ तो, ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में ये खत्म तो हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, वो लिखा है ना नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, तो खत्म तो हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रही होंगी, इंफिनिटी से, ठीक है। अगर आसपास कुछ नहीं रखा तो ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये आप याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, ठीक। और इंफिनिटी एक ऐसी जगह है जहां पे स्टार्ट भी हो सकती है और एंड भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि आप कोई रीजन लेते हो, ऐसे मान लो ये रीजन है, ठीक है, ये लाइंस तो इन्फिनिटी से आ रही है ना, ये ऐसे मत समझना कि यहां पे खत्म हो गई लाइन, ये मैंने पूरा नहीं बनाया, ये इन्फिनिटी से आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉट 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 बनाना ठीक नहीं है, बनाते नहीं ऐसे, लेकिन जैसे ये लाइंस ऐसे ही नहीं है कि यहां खत्म हो गई, अरे वो जा रही है आगे, बनाया नहीं है बस मैंने, ठीक है। ये अभी लाइन ऐसे जा रही है, मतलब आ रही है, ठीक है। अगर मैं एक रीजन लेता हूं, बोल रहा है चार्ज फ्री रीजन, मतलब जहां उस रीजन में कोई चार्ज नहीं है ना, बोल रहा है ना इन चार्ज फ्री रीजन, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज तो इस रीजन के बाहर है, ये रीजन ले लिया मैंने। तो इस रीजन में जो भी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं खत्म हो जाएंगी, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं खत्म नहीं होने वाली, वो चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये एक ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब आप बोल रहे हो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे कैसे होगी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, अभी तो हमने शुरुआत की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये तो पॉइंट चार्ज के केस में है, सीधी सीधी जाएगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में भी सीधी सीधी आ रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लो दो चार चार्ज रखे हो आसपास, तब ये सीधी सीधी नहीं होती, सब ये टेढ़ी मेढ़ी उन्हें, ये कर्व के फॉर्म में उन्हें लगती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो, कुछ कर्व हो, ऐसे कुछ कर्व में चल रही हो, और ये मत समझना यहां से ये ऐसे इन्फिनिट ये जा रही होगी कहीं आगे, मैंने थोड़ा सा बनाया, उस पार्ट बनाया एक, वो बोलना चाह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे पी पॉइंट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि डायरेक्शन कहां है, तो फिर कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, ये लो टेंजेंट बन गया, मिनट, ये बन गया, ये बन गया टेंजेंट, ठीक है, ये बन गया, ये टेंजेंट बन गया। अब टेंजेंट तो दोनों तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगी वो उस तरफ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, ठीक है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो टेंजेंट बना दो, और इस एरो का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है, ठीक है, उसी तरफ हो जाएगी वो, ठीक। हाँ, तो यही बोलती है ये प्रॉपर्टी, हमेशा टेंजेंट होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट, ई नेट,
की डायरेक्शन ऐसे दी जाती है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि इसी के साथ मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन है और एक और लाइन ऐसे चली गई, ठीक है, ये रही, तो क्या ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं ऐसे? ये कभी नहीं कर सकते, यही बोल रहा है वो इस प्रॉपर्टी में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम ये वाली पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, एक मिनट, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा टेंजेंट ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यही बोल रहा है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इतना बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे नहीं होंगी, क्लोज लूप की फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, अभी अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे हम इस चैप्टर में ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं जिसमें जो चार्जेस हैं वो चलते नहीं है, ठीक है, चार्जेस नहीं चल रहे। तो जब चार्जेस नहीं चलते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जब चार्ज चलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से कुछ और चीजें होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं कि जब चार्जेस रुके हुए हो और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर ऐसा करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या चीज हो जाएगी, मतलब इसके बारे में और हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। छोटी सी चीज आपको बताता हूं, जैसे ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल में आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट उठा के ग्राउंड से उठा के 10 मीटर ऊपर ले जाते हो, ठीक है, और फिर ऊपर से वापस उसी पॉइंट पे आते हो, तो नेट वर्क डन 0 होता है, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसका मतलब यह हो कि ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट से आप जाओ और वापस आओ तो कुछ वर्क डन हो जाए, ना, वर्क डन 0 ही होगा, ठीक है। मान लीजिए पी पॉइंट है, इससे आप यहां से ऐसे जा रहे हो और वापस घूम के पी पॉइंट पे आ गए तो वर्क डन 0 हो ही जाएगा, ठीक है। वर्क डन 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर ये क्लोज लूप बना रहा है ना, अगर ये क्लोज लूप बना रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है किसी चार्ज के ऊपर, अगर यहां पे आप चार्ज रखते हो और उसको घुमाते हो इस लूप में तो उसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में dx, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए बस आप इतनी चीज ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न व्हेन देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाएंगे हम, कैसे होंगी अगर दो चार्जेस रखे हो पास पास में। अभी तो हमने देखो ये सिंगल चार्ज के लिए तो हमने देख ही लिया, ठीक है। सिंगल चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज रखा है, सिंगल अकेला रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, सीधी सीधी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये भी सिमिलर ही है, बस अंदर आ रही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए तो हम देख चुके हैं। और अगर दो चार्ज रखे हो तब क्या होगा,
तब देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि इफ टू चार्जेस आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये रहा और एक ये ले लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। तो कैसे होंगी, देखो ये इसमें थोड़ा सा आपको इसको याद रखिए कि कैसे पैटर्न दिखता है। ये दोनों रिपेल करेंगी ना, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगी, ठीक है। ऐसे ये हो गया, ये जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप याद करिए तो ठीक रहेगा। ये ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम जब अगर दोनों इक्वल चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें हमें पता ही है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो हम ये एरो बाहर की तरफ बना देंगे और कहीं भी देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और ये कहां जा रहे होंगे, ये कहीं जा रहे होंगे इन्फिनिटी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पे खत्म हो गया, ये सब इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बना लिया हमने टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगला केस देख लेते हैं, अगर हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर हमारे पास दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है। टू इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन प्लस माइनस का साइन है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, एक प्लस दूसरा माइनस, उसका भी देख लेते हैं। तो इसको बना लेते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और कहां जाएगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। ओहो, इसको बना लेते हैं, ठीक। अब ऐसे ही निकलेंगी और ऐसे पॉजिटिव से निकलेंगी, स्टार्ट करेंगी पॉजिटिव से और खत्म हो जाएगी नेगेटिव पे, ठीक। ऐसे करके निकलेंगी ये। या तो ये नेगेटिव पे खत्म होंगी या तो ये इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। ये ऐसे निकलेंगी, ऐसे, और तो ऐसा बन जाएगा इसका पैटर्न, ठीक। ये तो ये हो गया हमारा, तो इसको आप याद रखिए कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं बराबर हैं तो ऐसा पैटर्न बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर चार्जेस हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, या तो नेगेटिव पे खत्म होंगी या तो इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, ठीक है। चलो
और कुछ और आपको एक चीज और बताता हूं। सपोज कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, अब पता चल गया ना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्स भी होती है। कर्व ऐसे हो गई कर्व, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ अगर सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी होंगी, और अगर दो चार चार्ज या फिर दूसरे पैटर्न में, कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, तो कर्व भी हो सकती है। इन जनरल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्स होती है, ठीक है, कर्व की फॉर्म में होती है। मान लो कि ऐसे कोई लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी भाई, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, अगर यहां पे आप कोई चार्ज रखते हो क्यू, तो वो कहां जाएगा बताओ? कहां जाएगा का मतलब से फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ क्यू इज पॉजिटिव, ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा बता देता हूं। इफ क्यू इज पॉजिटिव, force on Q will be in the direction of electric field. Electric field and vice versa. Vice versa का मतलब क्या हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और अगर नेगेटिव है तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल 1.8 देखते हैं। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field. अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जहां पे मतलब ऐसा रीजन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एवरी पॉइंट इज सेम, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। तो उसने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और वो यूनिफॉर्म है, इतना है, ये वैल्यू है, हर पॉइंट पे इतनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। हाँ, न्यूटन पर कूलम। अब क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। अब क्या बोला उसने कि ए पार्ट दे रखा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बना रखा है, कुछ कुछ तो बना ही रखा है। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है यहाँ पे छोड़ा गया, और बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर चला, ठीक है, चला, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दें, मतलब नीचे की तरफ लगा दें, लगा दिया, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, and a proton falls through the same distance. Compute the time for a fall in each case. अब बोला इस वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ा था और वो भागा। अब इस वाले केस बी वाले पार्ट में उसने प्रोटॉन को छोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ऑपोजिट कर दिया। तो बोलना है कि टाइम देखना है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, ठीक है। तो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा इनको 1.5 सेंटीमीटर चलने में जब छोड़ा गया। तो और क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। मतलब बोल रहा है कि कंपेयर करो इनके टाइम को, अगर हमने इनको ग्रेविटी के अंदर छोड़ा होता, ठीक है, तब क्या होता। तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें यह बोल रहा है कि टाइम निकालना है, तो लो टाइम निकाल लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा? अभी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्यू ई, हम पढ़ चुके हैं ई क्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज,
और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, QE कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो फोर्स कितना आ गया, ये जो भी आ गया इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि E भी दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है। अच्छा, और अब ये देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमें पता है कि फोर्स है E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू QE इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा कितना, EQE अपॉन ME, ठीक है। तो बस ये निकल जाएगा एक्सेलरेशन। अब हम टाइम निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि यहां से ये चला, सपोज यहां तक चला और ये डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में कर लेते हैं, 0.015 मीटर, ठीक है। तो अब हम देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि E भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि S कितना चला, उसने बोला है कि उसने फॉल किया, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसने यहां से रिलीज किया इसको, ठीक है। तो S हो गया हमारा 0.0015 इक्वल टू, यू तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान लिया, इक्वल टू हाफ A, एक्सेलरेशन हमें पता ही है, EQE अपॉन ME T², ठीक है। ये हो गया। अब हमारा टाइम निकल जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इनको ऊपर ले जाइए, तो 0.015 इंटू 2 इंटू ME अपॉन, एक मिनट, अपॉन क्या हो जाएगा, EQE, ये पूरा इसका रूट ले लेंगे, इसकी पावर 1/2, ठीक है, रूट हो गया। इसमें हम वैल्यू डाल देंगे और ये आ जाएगा हमारा 0.015 इंटू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है हमको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन E की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴, और Q चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1, ये छोटा ही है, QE, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और इसको हम इसका रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। आ गया इतना टाइम। ऐसे ही हम सेम चीज करके प्रोटॉन के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का टाइम देखो कितना आता है, फोर्स, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने रिवर्स कर दी, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और यहां पे रख दिया इलेक्ट्रॉन को हटा के प्रोटॉन, ठीक है। तो हमें प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा फोर्स अभी भी नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन इक्वल टू EQ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू QE, क्योंकि चार्ज तो उसके ऊपर उतना ही होता है ना जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, फोर्स को मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू E इंटू QE। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, EQE अपॉन MP, ठीक। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि EQM सब कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि हम ये फॉर्मूला दोबारा से लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इसमें ही मान लेते हैं कि ये चला 0.015 मीटर, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इसको छोड़ा गया था ऊपर से, तो हम बोल देंगे S इज इक्वल टू UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा लेंगे फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे यूज हो रहा, तो एस कितना है, वही सेम 0.015 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, वो कितना है, वो निकाल लिया हमने, ई क्यू ई अपॉन एम पी इंटू टी पी स्क्वायर, टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा ये आ जाएगा, देखो टीपी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.015 इंटू 2 इंटू एम पी अपॉन ई क्यू ई का रूट। ठीक है, तो यहां पे हम टाइम निकाल लेंगे। एमपी की वैल्यू कितनी है, इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो टीपी की वैल्यू कितनी है, और टीपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट कितना हो जाएगा, 0.015 इंटू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू कितना हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे तो सेम चार्ज होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, टाइम दोनों का निकल गया। अब उसने पूछा है कि इन टाइम को कंपेयर करो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को छोड़ देते ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। इसके अंदर हम अगर ई की वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालें तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और उतना ही कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि टाइम जो है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना कम टाइम लगेगा। और हमें पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो ये 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10, और ये कितना, 10 की पावर 15। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे देखो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, नैनो सेकेंड्स में। क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी तेजी से भागेगा वो 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लेगा, नैनो सेकेंड्स में कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। यहां पे ग्रेविटी में एक्सेलरेशन 9.8 का इसके मुकाबले काफी कम है। तो टाइम बहुत, मतलब इसका जो टाइम होगा ग्रेविटी वाला, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। मतलब टाइम हमने जो निकाला है वो नैनो सेकेंड्स में आ रहा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन प्रोटॉन का भी चेक कर लेंगे तो वो भी ऐसे ही कुछ आएगा, 10 की पावर समथिंग 12-13 में आएगा, वो भी बहुत ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टाइम विल बी वेरी लेस। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स। इसमें टाइम की वैल्यू कुछ आएगी कुछ एक आधा सेकंड आएगी, पॉइंट में भी आएगी, तो वो भी तो बहुत कम है, वो भी बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर कवर करने के लिए, वो बहुत कम है, नैनो सेकेंड्स में। ठीक है, बल्कि ग्रेविटी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इससे टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, अब निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक, इस लॉजिक के साथ हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ज्यादा है इसीलिए टाइम कम लगा। देखो 10 की पावर 15, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है इसलिए टाइम कम लग रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन कम है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही हमको बताना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.9 करते हैं।
इसमें ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 की पावर -8 कूलम एंड 10 की पावर -8। तो दोनों सेम, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच में गैप है 0.1 मीटर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन फिगर दे रखी है। तो बोल रहा है कि ए पॉइंट पे ए और बी ये रहा और सी यहां पर है। तो बताना है, सारे डायमेंशन दे रखे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए बी सी पे। तो पहले ए ले लेते हैं, एट ए। तो ए के ऊपर देखो ये पॉइंट चार्जेस है, लिखा हुआ है पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमने पढ़ा है फॉर्मूला KQ/R² होता है। तो यहां पे बना लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है। तो ये प्लस क्यू वाले की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, मान लेते हैं ये, चलो डायग्राम ही बना लेते हैं। ये प्लस क्यू है Q1, ठीक है, और यहां पर है माइनस Q1, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी दे रखा है 0.05 मीटर, और ये भी दे रखा है 0.05 मीटर, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पे। तो Q1 चार्ज पॉजिटिव का है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, पहले बताओ। डायरेक्शन होगी, हमने पढ़ी है कि ये रेडियली आउटवर्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लेते हैं E1, ठीक है। और माइनस Q1 की वजह से, सॉरी Q2 है, Q2, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों बराबर ही है। तो माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, लाइन ज्वाइनिंग Q2 एंड ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये होगी टुवर्ड्स Q2, इसी तरफ होगी E2। हमें पता है ना कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज की वजह, देखो माइनस यहां पे लगा देते हैं, माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो दोनों चार्ज की वजह से मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज की वजह से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी E1 प्लस E2, ठीक है। तो अब हम E1 E2 देख लेते हैं कितना है। E1 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो KQ1 अपॉन R², R दे रखा है 0.05, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया। और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा KQ2 अपॉन सेम R², और R उतना ही है 0.05 का स्क्वायर। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे K सेम है दोनों में, Q1 भी सेम ही है, दे रखा है, बस माइनस प्लस का अंतर है। माइनस प्लस तो हमें रखना नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी देख ली है। तो वेक्टर में हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो माइनस नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि हम माइनस होता है डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि Q1 इक्वल टू Q2 और रेडियस डिस्टेंस भी सेम है। तो हम बोल देंगे इसको E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, ये कर लेंगे K इंटू, चार्ज दे रखा है 10 की पावर, अच्छा K की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो ए पॉइंट पे हमने नहीं, ए पॉइंट पे नहीं, E1 E2 की वैल्यू निकाली है अब, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहां पे डाल देंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, E1 और E2 तो बराबर है, तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू E1, क्योंकि बराबर ही तो है, E2 और E1 बराबर है, तो E2 की जगह E1 डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ E1 हो जाएगा, और ये कितना है, ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 इंटू 7.2, सॉरी ये एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, 7.2 नहीं है, 3.6 है, ये 3.6 आएगा। हाँ, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आ जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसका भी एक मिनट, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है पॉजिटिव Q1, ठीक है, और ये माइनस Q2, और B है यहाँ पे दे रखा है, ये B पॉइंट है, इसका डिस्टेंस भी दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है देख लेते हैं, 0.05 ही है। ठीक है, तो ये 0.05 मीटर ही दे रखा है, और ये इनके बीच में गैप तो दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ था ना, ये यहाँ 0.05 और 0.05 टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा। हाँ, तो अब हम निकालते हैं यहाँ बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होगी, ये होगी अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको बोल देते हैं E1, और Q2 माइनस Q2 की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ। ठीक है, उसको बोल देते हैं E2, और ये होगी सेम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। ठीक है, तो अब ये पता चल रहा है कि ये E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम करेंगे इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड तो अब ये होंगे नहीं। ठीक है, तो एक इस तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक उस तरफ लग रहा है, देखते हैं पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 था Q1 की वजह से KQ1 अपॉन ये R स्क्वायर, R कितना है 0.05 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है हमारा, Q1 दे रखा 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो आ गया E1। अब E2 भी निकाल लेते हैं, E2 का फॉर्मूला भी यही है KQ2 बाय R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो R होगा वो कितना होगा, ये यहां से लेके पॉइंट से लेके इस चार्ज तक का कितना डिस्टेंस है, 0.1 प्लस 0.05 हो जाएगा हमारा 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो E1 जो है वो बड़ा है E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि E1 बड़ा है। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, और नेट आएगी इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, आएगी EB। ठीक है, तो EB कितना हो जाएगा, EB हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। ठीक, E1 माइनस E2 कर देंगे, तो अब ये लिख देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा हमारा 3.2 इंटू 10 की पावर 4।
ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ऐसे निकल जाएगी, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक, अच्छा पिछले क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ए पे, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में ना, दोनों ऐड करेंगे। इसमें ऐड हो रही है और उसमें माइनस हो रही है, जो अभी हमने निकाला बी पे, इसमें माइनस हो रही है। ठीक, तो हमने 2 पॉइंट पर निकाल दिया। अब बात करते हैं सी की। तो सी कहां पर है, ये है सी यहां पे। ठीक, अब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे हम, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, और उनको ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करेंगे, और Q1 और C के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 0.1, Q2 और C के बीच में भी डिस्टेंस 0.1 है। तो ऐसे हम C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे बना लेते हैं, ये Q1 है, ठीक है, और ये हो गया हमारा Q2। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज यहां निकालनी है। ठीक, तो ये ज्वाइन कर देते हैं इसको, और ये भी जो ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द लाइन ऐसे। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। और Q2 की, इसको E1 ले लेते हैं, चलो E1 हो गया ये। अभी Q2 ये नेगेटिव है, इसकी वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ये तो इसी की तरफ होगी, इस तरफ ले लेते हैं फिर, अलोंग द चार्ज, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ले लेते हैं E2। ठीक है, तो अब ये E1 E2 इनकी पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो ये दे रखा है 0.1 मीटर, ये भी 0.1 है, और इनके बीच में गैप भी 0.1 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब ये जो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये ट्राइंगल बन गया, तो ये तो 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, और ठीक है, पहले इनकी वैल्यू देख लेते हैं। E1 कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 0.1। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो KQ/R² लगे ना फॉर्मूला, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं 0.9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ठीक, और E2 कितना आ जाएगा, E2 भी निकाल लेते चलो, KQ2 अपॉन R², तो R भी 0.1 ही है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी तो सेम ही आएगी, सब कुछ तो सेम है। 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इनको हम ऐसे बोल देते हैं E1 इक्वल टू E2, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, इक्वल टू E ले लें, हाँ ले लेते हैं। तो अब इनको E लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे E लिख देते हैं चलो, क्योंकि हमारा E1 और E2 बराबर है, तो उसको हमने E लिख लिया सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो ये किसी एंगल पे है, ये दोनों अलग अलग एंगल पे हैं। अगर हमें सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड तो सीधे नहीं कर सकते, E + E 2E ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, तो हमें वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, तब हम प्लस माइनस कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया था। लेकिन यहां पे डायरेक्शन ही अलग है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक,
ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम इनको रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल पता होने चाहिए ना। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये वाला 60 इसके साथ बराबर कैसे हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस ये दोनों, वो बताया था ना मैंने आपको, दो लाइन है और दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर भी हो जाता है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, ये हमने 10th में पढ़ा है। तो ठीक है, तो ये भी 60 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनको रिजॉल्व कर देंगे। तो ई के कंपोनेंट, कंपोनेंट याद है ना, सब बताए थे हमने, वेक्टर कंपोनेंट पढ़े थे। तो ई, इस वाले ई के, इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा, कितना होगा, ई cos 60, ठीक, और एक होगा ऊपर यहां पे ई sin 60। ठीक है, हाँ, अब ये वाला ई, इसके भी कंपोनेंट होंगे, किधर होंगे, एक होगा इधर, कितना होगा, वो सेम ई cos 60 हो जाएगा, क्योंकि जिस कंपोनेंट से एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट cos का हो जाता है। ठीक है, और एक हो जाएगा कंपोनेंट नीचे ई sin 60। ठीक, हाँ ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे ये ई cos 60 तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ई sin 60 एक ऊपर लग रहा है और एक ई sin 60 नीचे लग रहा है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसल, क्योंकि एक ई sin 60 ऊपर, ई sin 60 नीचे, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ई cos 60 और ई cos 60, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी आ जाएगा आपका ई cos 60 प्लस ई cos 60, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, ई sin 60 और ई sin 60, और दोनों ऑपोजिट हैं, इसीलिए कैंसिल हो गए। ठीक है, ई cos 60 और ई cos 60 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2e cos 60, 2e cos 60, और e cos 60 हमें पता है कितना होता है, cos 60 हमें पता है कितना होता है, हाफ होता है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 और 2 तो कट गया, ये आ गया e के बराबर, और e हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E1 E2 E सब बराबर है, तो e कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे किधर होगी, इसी तरफ होगी, ई cos 60 की तरफ, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, इनका तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी, ईसी, ईसी जो होगी वो इसी तरफ आएगी, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, यहां से चेपना फिर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और ये क्विज आपके लिए, ये क्विज 1.3, इसे आप खुद करिए, और इसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।